हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो हमने आपको अपने कितने सारे वीडियोस में बताया है कि कैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ जो पिटिशंस कायद हुई है उस पे अब यूनियन गवर्नमेंट ने अपने साइट से एक 1332 पेजेस का प्रीलिमिनरी एफिडेविट फाइल किया है। अभी नंबर ऑफ पेजेस देख के लोग को समझ आ गया है कि ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल होने के साथ लाइमलाइट में रहने वाला है, क्योंकि इतने सेंसिटिव मैटर पर दुनिया इतने सारे पेजेस की एक एफिडेविट सबमिट कर दी है। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को सीजीआई संजीव खन्ना के सामने होने वाली है, जिसके कुछ दिनों बाद वो रिटायर भी कर जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना कि क्या 5 मई को सीजीआई संजीव खन्ना और कोई नए इंटरिम ऑर्डर्स इस केस में पास कर सकते हैं। लास्ट हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरिम ऑर्डर्स पास किए थे और इस ऐप के कुछ प्रोविजंस पर स्टे बनाया था, स्पेशली अपॉइंटमेंट टू द स्टेट वक्फ बोर्ड और काउंसिल जो नेशनल लेवल पे है उस पर कुछ स्टेज लगे थे कि इसमें अभी भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं अपॉइंट होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे प्रोविजन पर स्टे लगा था वो था वक्फ बाय यूजर प्रोविजन पर। असल में इस न्यू एक्ट में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है, जिसके तहत इसी के खिलाफ कुछ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि ऐसे कैसे आप इतने पुराने साल वाले वक्फ बाय यूजर प्रोसेस ट्रेडिशन को हटा रहे हो। और इसी पर सीजीआई संजीव खन्ना ने अब के लिए एक स्टे लगा दिया, जिसकी वजह से सेंटर को कहना पड़ा कि वो 5 मई तक किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर वेदर नोटिफाइड और रजिस्टर्ड उसका स्टेटस नहीं चेंज करने वाले हैं। अब सेंटर के 1000 प्लस पेजेस के इस एफिडेविट में बहुत ही सारी बातें कही गई है, जिसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे। सेंटर ने इस सुप्रीम कोर्ट को क्या सजेशन और एडवाइस दी है, क्यों उनसे कहा गया है कि उन्हें इस केस में कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए और पिटिशंस विड्रॉ कर लेने चाहिए पिटिशनर्स को, और कैसे ये भी समझाया है कि आखिर क्यों नॉन मुस्लिम को मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्लान सेंटर का था। और फिर सेंटर ने ये भी समझाया कि उन्होंने वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को क्यों रिमूव किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को सेंटर ने ये समझाया है कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप उतना ज्यादा नहीं होता है और शायद इस केस में सुप्रीम कोर्ट को कोई इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करने चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट इज सबमिटेड दैट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ईदर इन अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 चैलेंजिंग अ स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 पैरामीटर्स, द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यहाँ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, क्योंकि बहुत ही डिस्कशन होने के बाद ही ये एक्ट पास हुआ है और यहाँ पर अभी तक किसी भी पिटिशनर का पर्सनली कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है, जिसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं। उसी पर ध्यान में रखते हुए सेंटर ने कहा भी कि दिस ऑनरेबल कोर्ट में कंसिडर नॉट टू ग्रांट एनी इंटरिम ऑर्डर एंड हियर द रीड पिटिशंस फाइलिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हुए सेंटर ने कहा है कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जो पहले एक्ट आता है पार्लियामेंट से डायरेक्ट उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ही माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर के रिप्लाई में लिखा है कि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दैट अप्लाइज टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। इसी के आगे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरिम स्टेज पे द ग्रांट ऑफ एन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुड बी वायलेटिव ऑफ दिस प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी व्हिच इज वन ऑफ द फैसेट्स ऑफ द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट। इसी पॉइंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि एक इनिशियल इंटरिम स्टेज पर ऑर्डर्स पास करना, वो भी इस प्रोविजंस इस एक्ट के खिलाफ कि इस पे स्टे या होल्ड लग जाए, गलत हो जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। और इसी के आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस से दोहराया है कि ऑनरेबल कोर्ट इस केसेस को एग्जामिन तो कर सकती है, पर अ ब्लैंकेट स्टे विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द एडवर्स consequences of such an order in the generality of cases, even on members of the Muslim community itself, want the petitions to be successful vote। और इसी मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि बिना केस को ढंग से सुने हुए एक ब्लैंकेट स्टे लगाना, वो पार्शियल हो या कंप्लीट हो, उस कम्युनिटी के लोगों के लिए भी हार्मफुल होगा, जिसके साथ ही कहीं ना कहीं इन अ वे एक वार्निंग टाइप की दी गई है। It is therefore necessary to sound a word of caution against intervening at the interlocutory stage in matters of economic reforms and fiscal statutes। जिसके आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी केस नहीं बनता है कि इंटरिम रिलीफ देनी चाहिए, और कहा कि the prayers of the petitioners in that regard deserve to be rejected। और इसके बाद हम उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कैसे वक्फ स्टेट बोर्ड
और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहिए और क्यों, और ऐसा क्यों नहीं दूसरे रिलीजन वाले केसेस में हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हिंदू एंडाउमेंट्स और अदर एंडाउमेंट्स एंड एनैक्टमेंट्स रेगुलेटिंग द सेम कंसर्न ओनली द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी विद लिटिल टू नो इंटरेक्शन ऑफ द सेड एंडाउमेंट्स विद मेंबर्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दूसरे रिलीजन के एंडाउमेंट्स होते हैं हम मोस्टली उसी रिलीजन पर फोकस करते हैं, पर वैसा मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि एज अपोज टू द सेम द वाइड नेचर ऑफ वर्क एंश्योर्स दैट इट्स क्रिएशन, मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस रिजल्ट्स इन इंटरेक्शन विद मेंबर्स ऑफ अदर कम्युनिटीज अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। इसी वजह से नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इस पे अपॉइंट करने का सोचा गया है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि द नेचर ऑफ वर्क इज सो जेनरस एंड रिक्वायर्स अ सूटेबली टेलर्ड अप्रोच। सो जेनरस का मतलब है यूनिक, और ये वर्क सिस्टम, वर्क बोर्ड वाला जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूनिक है। इसके आगे ये भी लिखा गया है कि इट इज रीइटरेटेड दैट अनलाइक रिलीजियस एंडाउमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस इन सम स्टेट्स pertaining to Hindu endowments denomination, work can be for non-religious and charitable purposes also। और एक दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है इस वर्क बोर्ड या वर्क काउंसिल में, वो ये है कि द बेनिफिशियरी ऑफ एनी वर्क कैन बी नॉन मुस्लिम्स ऑल्सो। इसी वजह से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा करने का फैसला लिया है। इसके बाद हम उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ कहा गया है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, और उसका वक्फ डिक्लेयर होना सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है। इसी वजह से ये कंसेप्ट लाया गया है। अब यहाँ पर वक्फ बाय यूजर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे वक्फ बाय यूजर के टर्म को मिसयूज किया गया है, किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लिया गया है, ना डीड दिखाया गया है, ना रजिस्ट्रेशन, ना नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्लाई में एक एग्जाम्पल है होटल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एंड अदर्स 2024 का। अब यहाँ पर एक होटल की बात हो रही है जो हैदराबाद में एक प्राइवेट लैंड पर है, जिसे वक्फ बाय यूजर टर्म कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। इंटरेस्टिंगली इस पे लिखा गया है कि द बोर्ड वक्फ बोर्ड had itself determined the property to be not a वक्फ property in 1958, but they revisited the issue in 2007 and declared it to be वक्फ property। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे वक्फ बाय यूजर टर्म का मिसयूज हुआ है। वक्फ बोर्ड ने एक साल 1958 में खुद कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, बट वहीं वो साल 2007 पे वापस आकर बोल रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। अब होटल इस बात से परेशान होके तेलंगाना हाईकोर्ट जा पहुंचा था, और जिसकी वजह से ही वक्फ बाय यूजर वाले टर्म को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया। उन्होंने कहा भी द पावर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज वक्फ सो वोटो बाय वक्फ बोर्ड हैज प्रूव्ड टू बी अ सेफ हेवन ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इस टर्म का मिसयूज करके बहुत सारी इलीगली और इंक्रोच किया गया है बहुत सारे प्रॉपर्टीज को, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हो या प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो। इसी को एक स्टेप आगे समझाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड्स हैड क्लेम टाइटल ओवर गवर्नमेंट लैंड, public utilities and protected monuments without deed, survey or adjudication, relying solely on boards unilateral records। और इसी वजह से बोर्ड्स के थोड़े पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब किए हैं, जब ये दिख रहा है बहुत सब कुछ केसेस में से साफ है कि ये पावर से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ थे मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किए हैं एग्जाम्पल दे के अपने फेवर में करने के लिए कि क्यों उन्होंने ये प्रोविजन चाहा, क्यों उन्होंने कोई एक प्रोविजन हटाया। तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकता है अगले नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में जो कि 5 मई की है? उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, और इस केस पे और भी पेटिशनर्स एक एक करके क्या क्या रिप्लाई फाइल करते हैं। हम अब तक इन सारे लेटेस्ट केस के लेटेस्ट फाइल्स रिप्लाई सब कुछ पहुंचाएंगे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू लॉ जगह।